चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं कि सर अगर इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में बिजनेस करने का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। मतलब आप पॉलिटिकल की बात कीजिए या फिर टेक्निकल की बात कीजिए, जैसा कुछ भी है, तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि इंडिया में बिजनेस करने का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है। तो सर उस चीज़ को बताने के लिए सिंपल तरीके से 3-4 स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला तो जो एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का नाम आपने शायद सुना होगा। सारी वर्ल्ड का जो इकलौता बैंक आपका है उसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, जो कि यूनाइटेड नेशन के एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, जैसे WHO होता है वैसे ही आपका एक वर्ल्ड बैंक होता है। WHO हेल्थ का काम करता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, या फिर इकोनॉमिक वाली चीज़ें जो भी रहती है उसके अंदर डिसीजन लेने का काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है साहब। लेकिन उसने एक काइंड ऑफ इंडेक्स बनाया। हालांकि ये इंडेक्स जो है वो हर साल बनते रहता है, जिसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है तो उस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको शॉर्ट में EODB का नाम जो है वो भी दिया जाता है। EODB मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या कि सर इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट शॉर्ट में क्या बोला जाएगा इसको, DBR, जो कि 2019 में हुआ। लेटेस्ट रिपोर्ट कब आई, 2019 में। नाम क्या दिया गया, DBR रिपोर्ट। इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23 पोजीशन अगेंस्ट इट्स रैंक ऑफ 100 इन 2017। मतलब 2017 में जो रिपोर्ट आपकी थी उसके हिसाब से इंडिया में बिजनेस करने के लिए जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 100 का हुआ करता था 17 में, लेकिन वही 23 पॉइंट से जंप किया और कौन से रैंक पे आ गया, 77 पे। मतलब पहले पीछे थे हम, काइंड ऑफ 100वें नंबर पे हुआ करते थे अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हम 77वें नंबर पे आ चुके हैं 2 साल के अंदर। ठीक है साहब। अमंग 190 कंट्रीज एसेस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो किसने यहाँ पे असेस किया, वर्ल्ड बैंक ने असेस किया। ठीक है, नाउ इंडियाज लीप ऑफ 23 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस is significant considering that the last year India had improved its rank by 30 places, a rare feat for any large and the diverse country of the size of India। मतलब अगर ये एक बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात की जाए, जैसे इंडिया जो है वो बड़ी कंट्री इन द सेंस नॉट फ्रॉम द वे ऑफ व्हाट वी कैन से जियोग्राफिकल बट पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्री का इतनी लंबी छलांग लगाना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा नहीं कर पाई जैसा कि हमारी कंट्री ने यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है साहब। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, अब सर इतने सारे एफर्ट्स हमने देखे पीछे में, कहीं स्टार्टअप इंडिया की बात की गई, कहीं चीज़ों को आसान बनाने की बात की गई। ठीक है, इसमें भी, ये चैप्टर में भी हम देखेंगे आगे चल के कि गवर्नमेंट ने कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स यहाँ पे लिए ताकि हमारी कंट्री में बिजनेस करना जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक बाय 53 पोजीशन इन लास्ट 2 ईयर्स, और अगर पिछले 4 साल की बात की जाए तो 65 पोजीशंस हमने क्या किया है, इंप्रूव किया। मतलब आज जहां हम 77 पे हैं, आज मतलब 2019 में। ठीक है, 2019 में जहां हम 77 पे थे, उससे अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो कितना बताया था, 100। लेकिन उससे भी 2 साल पहले की बात अगर आप करेंगे, यानी कि 4 साल पहले की बात अगर आप करेंगे तो उसमें और कुछ पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आज से 65 और ऐड कर दीजिए, तकरीबन 135 पॉइंट पे हम हुआ करते थे, लगभग उसके आसपास। ठीक है साहब। नाउ द डूइंग बिजनेस असेसमेंट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ द बिजनेस रेगुलेशन एंड देयर इन्फोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर अफेक्टिंग अ बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। मतलब ये कि यहाँ जो एनालिसिस किया जाता है वो कुछ इस तरीके का कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, आपको नाम जो है वो लेना पड़ेगा, या फिर आपको क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिसर को रजिस्टर करना होगा, कैपिटल आपका इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी फॉर्म्स वगैरह की, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, उसके बारे में बात जो है वो इसमें करी जाएगी। ठीक है, कुल मिला के अगर आप पैरामीटर की बात करें तो 10 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स है, 10 पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि आपकी कंट्री जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल पे नहीं। ठीक है साहब। The DBR rank countries on the basis of the distance to frontier,
डिस्टेंस टू फ्रंटियर, सर ये भी काइंड ऑफ एक आपका इंडेक्स है जिसमें आपने क्या कहा, पहले बोले नंबर 1 रैंकिंग से आप बहुत दूर हुआ करते थे, अब आप क्या हो चुके हैं, थोड़ा और सामने आ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब ईज ऑफ डूइंग से आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, बोले बहुत डिफिकल्ट आपकी कंट्री में काम करना, राइट। लेकिन फ्रंटियर का मतलब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप और करीब और करीब और करीब आते जा रहे हो और सामने आते जा रहे हो। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीटीएफ। ठीक है, अ स्कोर, डीटीएफ क्या है, एक स्कोर है दैट शोज द गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब अगर बेस्ट प्रैक्टिस ये वाला है तो इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो कितना दूर है, या तो बोले हो सकता है बहुत दूर होगी, डिस्टेंस पे है, और या फिर पहले दूर थी लेकिन फिर आगे आ गई। फ्रंटियर का मतलब क्या है, आगे आना, फिर और आगे और आगे और आगे। ठीक है, तो ये स्कोर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू योर इकोनॉमी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस जो कि आपकी कंट्री दे रही होगी। ठीक है, ठीक है साहब। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दिस ईयर, मतलब अभी पता नहीं ये मॉडल में चेंज क्यों नहीं किया हुआ, 2019 को दिस ईयर का नाम दे रहा है। ठीक है, दिस ईयर इंडियाज डीटीएफ स्कोर इंप्रूव टू 67.23 फ्रॉम 60.76 इन द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल अगर बात करोगे तो परफॉर्मेंस जो था 60.76 का ही था। अगर आप 100% लेके चलते हैं, अगर बेस्ट क्वालिटी 100% की होनी चाहिए तो पिछले साल 60.76% की क्वालिटी थी, लेकिन वही अभी बढ़ के हमारी कंट्री की कितनी हो चुकी है, 67.23% हो चुकी है। दैट इज गुड थिंग, मतलब हम कहीं ना कहीं सामने बढ़ रहे हैं। ठीक है साहब। नाउ अगर बात की जाए तो इंडिया हैज इंप्रूव इट्स रैंक इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई सब, क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं वर्ल्ड बैंक का जो ये रैंकिंग है उसकी बात करूं तो उसमें 10 एलिमेंट्स की बात करी जाती है, और वो 10 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिस पे हमारी कंट्री ने क्या किया है, इंप्रूवमेंट लेके आए। ठीक है, क्या क्या रहेंगे वो देखते हैं, बात बंद करते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से, एंड हैज मूव क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट इज अ D2F स्कोर ऑन 7 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। मतलब 10 में से 7 में हमारा जो स्कोर रहा है वो थोड़ा और बेहतर रहा है, वी मूव टू क्लोजर। ठीक है साहब, बट द मोस्ट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हैव बीन रजिस्टर्ड इन द इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अगर बोले हमारी कंट्री में बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। तो उसके जो प्रोसीजर वगैरह है उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया गया, उस सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है वो यहाँ पे अपन करेंगे। एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल काइंड ऑफ ट्रेडिंग जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है, और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। क्यों ड्रास्टिक, ये देखिए आप, 2017 में 181 पॉइंट थे, 2018 में 52 पे आ गया पॉइंट, मतलब रैंकिंग। ठीक है, यहाँ चेंज कितने का हुआ, +129 का हुआ। वहीं पे अगर आप ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की बात करोगे तो 146 नंबर पे हुआ करते थे, 80 नंबर पे चेंज कितना हुआ सर, 66 का चेंज यहाँ पे हुआ, यानी कि 66 स्टेप्स हम क्या हुए, आगे आ गए। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतना चेंज हुआ, क्रेडिट लेने के लिए इतना चेंज हुआ, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इतना चेंज हुआ, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इतना चेंज हुआ, और ओवरऑल रैंक की बात अगर की जाए जो पिछले साल 100 का हुआ करता था वो कितने का आ गया, 77 का आ गया, और उसमें चेंज कितना हुआ, 23 पॉइंट्स का चेंज हुआ, राइट। इतने आगे हम यहाँ पे आ गए। अब सवाल ये आता है कि इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर मैं इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो। आप बोलोगे सर आपने ये यहाँ पे इतना छोड़ दिया, नहीं बेटा छोड़ा नहीं है, ये देखो सेम पॉइंट दिया हुआ है 129 रैंक, ठीक है, ये 66 रैंक, सेम पॉइंट वहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, मतलब कि हमारी कंट्री ने जो परफॉर्मेंस किया अगर उसको देखा जाए तो क्या क्या अच्छी बात है वहाँ पे। सबसे पहली बात सब बोले वर्ल्ड बैंक ने हमारी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स ऑफ द ईयर। सबसे बेहतरीन इंप्रूवर कौन सी चीज के मामले में, इन चीजों के मामले में सबसे बेहतरीन इंप्रूवर में से हमको एक यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। दूसरी बात, एंड दिस इज अ सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब पिछले साल में भी इंप्रूवमेंट हुआ था और इस साल में भी इंप्रूवमेंट हुआ, सिर्फ ये साल के लिए नहीं, पिछले साल और ये साल, यानी कि 2 लगातार साल हो गए हैं जिसमें कि वी आर वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स, ठीक है साहब। तीसरी बात, इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री। अब आप कहोगे सर ये ब्रिक्स क्या है,
तो मेरे ख्याल से शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बी जो है इसका मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रशिया, आई का मतलब है यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनके बीच में काइंड ऑफ जो एसोसिएशन बना हुआ है उसको कहा जाता है क्या, ब्रिक्स। नॉट एसोसिएशन एक्चुअली, काइंड ऑफ कन्वेंशन वी कैन से, जिसमें कि ये लोग मीटिंग वगैरह जो है वो करते हैं और आपस में डेवलपमेंट की बात ये लोग करते हैं, राइट। तो ब्रिक्स की बात अगर की जाए या फिर जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी बात अगर की जाए तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। इनके बीच में इंडिया जो है वो पहली कंट्री है जिसमें कंसेक्यूटिव ईयर्स में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन 2 years बाय एनी लार्ज कंट्री सिंस 2011। क्या बात है, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड किया हमने, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट। ठीक है साहब। इन द डूइंग बिजनेस असेसमेंट बाय इंप्रूविंग इट्स रैंक बाय 53 पॉइंट्स, मतलब अगर आप ओवरऑल रैंक की बात करते हो तो पिछले 2 साल के अंदर 53 पॉइंट्स का यहाँ पे इजाफा हुआ है और हम और आगे यहाँ पे आए हैं अगर आप बिजनेस की बात करें तो। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूड परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज एज अगेंस्ट 6 इन 2014। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ, पूरी दुनिया की बात ही नहीं कर रहे, अगर सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो 2014 में हमारा रैंक कौन सा था, 6ठा रैंक था। कहां की बात कर रहा हूं, सिर्फ साउथ ईस्ट वाले जो साउथ एशिया वाली जो कंट्रीज है उनकी बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, तो कहां 6th रैंक हमारा हुआ करता था, वहीं पे आज कौन सा रैंक है, 1st रैंक। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब, इंडिकेटर वाइज हाइलाइट्स ऑफ द इंडियाज परफॉर्मेंस आर, मतलब जो 6 पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, सबसे पहली बात कंस्ट्रक्शन का परमिट। अगर आपको इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो पहले ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने में जहां आपको 37 डेज लगा करते थे वहीं पे आज कितने दिन लगते हैं, 20 दिन, अगर आप मुंबई में कंस्ट्रक्शन करने की बात करो। लेकिन वहीं पे अगर आप दिल्ली में करने की बात कर रहे हो तो जहां 24 दिन लगते थे वहीं पे कितने दिन लगेंगे, सिर्फ 16 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम रिड्यूस फ्रॉम 128.5 डेज टू 99 डेज, कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं। पहले वाला किसकी बात कर रहे थे, प्रोसीजर की बात, कि अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रेरा क्या होता है सर, कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक काइंड ऑफ फॉर्म वहां पे बनाए हुए, नॉर्म्स वहां पे बनाए हुए, उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर हो गया, तो उसका प्रोसीजर जो है कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, आसान कर दिया है, और कहा कि वैसा ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया है। अगर मुंबई की बात करें तो 99 डेज लगते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की तो सिर्फ 91 डेज में भी आज काम जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है साहब। फिर उसके बाद बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स जो है, जहां 12 हुआ करता था वहां 14 पे, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जहां 11 होता था वहां पे दिल्ली में भी कितना हो गया, अभी 14 का हो गया। ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कंस्ट्रक्शन परमिट, मतलब कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो परमिट लगता है उसके लिए भी खर्चा जो है वो तो करना पड़ेगा। उसका जो कॉस्ट है, जो पहले पूरे प्रोजेक्ट का 23.2% लगा करता था, आज सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया है, 5.4% ओनली। मतलब पहले जो कंस्ट्रक्शन परमिट को लेने के लिए फीस लगा करती थी वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की लगभग इतनी रहा करती थी, जो कि आज कितनी हो चुकी है, सिर्फ 5.4% ओनली, बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में अगर मैं डीटीएफ स्कोर के बारे में बात करूं, डीटीएफ का फुल फॉर्म क्या था बेटा, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। अगर ये स्कोर की बात करूं तो कहां 38.80 पे थे, वहीं पे इंप्रूव होकर हम कहां पहुंच गए हैं, 100% के पास पहुंच के काफी ज्यादा, दैट इज 73.81। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। फिर वहीं पे अगर मैं ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की बात करूं तो चेंजेस इन द टाइम एंड द कॉस्ट आर एज फॉलोज। कौन से चीज में चेंज, टाइम में और खर्चे में भी। दिल्ली की बात करते हैं और किसकी बात करेंगे, मुंबई की। ठीक है, तो सर डॉक्यूमेंट्री कंप्लेंसेस पहले 58 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहे हैं, 25। कॉस्ट की बात करो तो $140 खर्चा लगता था, अब 100 में काम हो जाता है, 40% कम हो गया। ठीक है, फिर बॉर्डर कंप्लायंसेस की बात करें 262 आवर्स लगते थे, अब कितने लगते हैं, 92। कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। फिर डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, पहले किसकी बात करते थे, इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट की बात अगर आप करेंगे तो कहां 21 घंटे से 6 पे आ गए। कॉस्ट थोड़ा ही कम हुआ, लेकिन ठीक है, दैट्स गुड,
कुछ तो हुआ। फिर उसके बाद में अगर मैं बॉर्डर कंप्रेंसेस की बात करूं तो 125 आवर्स पहले लगते थे, अब कितने लगते सिर्फ 77। और कॉस्ट की बात अगर आप करोगे तो 413 से $253 का कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड द पॉइंट। सेम ऐसे ही किसका दिया हुआ है, मुंबई का भी दिया हुआ है। इस समय ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर चूंकि हमारी कंट्री में जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है, ध्यान से, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा सिस्टम होना जिसकी वजह से रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, वो हमारी इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होने की वजह से क्या हो गया, जो इंस्पेक्शन वगैरह का खर्चा था वो काफी कम हो गया। अगर कंपनीज का इंस्पेक्शन किया भी जाता है तो फटाफट इंस्पेक्शन हो जाता है, जिसमें गड़बड़ियां जो है वो निकलती नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो टाइम वगैरह है वो भी कम लगेगा, खर्चा जो होगा वो भी कम लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ई संचित नाम की एक स्कीम जो है उसको यहां पे लाया गया, विच अलाउ द ट्रेडर टू फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग वाले में नहीं बल्कि हर जगह पे लाने की कोशिश की जा रही है। देयर वॉज अ टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे ना पैन कार्ड बनवाना था। मेरा पैन कार्ड जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 2008 या 9 के आसपास बना था, 2008-2009 के आसपास, ठीक है। मुझे बाकायदा मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, यूटीआई का एक ऑफिस था, वहाँ जाके फिजिकल मैंने फॉर्म फिल किया था, एक फोटो मैंने वहाँ चिपकाई थी, एक फोटो मैंने साथ में अटैच करी थी। फिर उसके बाद में मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे, बोले 105 रुपये। मैं कहा ये लो, बोले नहीं नहीं, बैंक जाओ और वहां से बकायदा डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके आओ, उसके बाद में ही आपका ये फॉर्म जो उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब सिर्फ एक पैन कार्ड बनाने के लिए अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो एजेंट के जरिए किया होगा तो आप सीधा एजेंट को पैसा दे देंगे एक्स्ट्रा का और करवा लेंगे। लेकिन अगर खुद जाके करवाने की बात करते हैं तो आपको क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा पूरा का पूरा दिन, मुझे आज भी याद है कि कॉलेज मैंने वो टाइम पे बंक किया था और कॉलेज छोड़ के लगभग पूरा दिन जो है मुझे ये काम करने में लग गया था। फिर उसके बाद में जो मेरा पैन कार्ड है वो मेरे घर पे एड्रेस के थ्रू आ गया। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको पैन कार्ड बनाना है सीधा ऑनलाइन 24/7 रात को बैठ के भी अगर आप चाहो 1 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा, 1 घंटे में बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, ओनली 1 आवर, राइट। तो ये चीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स फाइल करने वाली जो चीज है, खाली एक फील्ड में नहीं, ये लगा लीजिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है कोशिश ऐसी कर रही है कि हर फील्ड के अंदर इस चीज को क्या कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए, इस चीज को बेहतर बना दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम एंड द कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग ऑफ कंटेनर एट द फैक्ट्री। सबसे बड़ा जो खर्चा लगता था, सबसे बड़ा जो टाइम वेस्ट होता था वो किस में होता था, आपका जो कंटेनर वगैरह है जो आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, ठीक है, उसका पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करना। फैक्ट्री से आपका कंटेनर जो है वो कहाँ पहुंच रहा है, पोर्ट पे पहुंच रहा है, वहां उसका बाकायदा पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद में वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब सर पोर्ट वालों को कब टाइम मिलेगा, कब क्या होगा नहीं होगा, उसके हिसाब से करेंगी जाएंगी चीजें, ठीक है। तो क्या कहा गया, एक प्रोसेस ऐसा यहाँ पे लाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली चीजों का इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा और फैक्ट्री में ही आप उसको क्या कर सकते हैं, सीधा कंटेनर को सील कर सकते हैं। पोर्ट पे पहुंचेगा, उसके बाद में सीधा शिप के ऊपर आपको लोड किया जाएगा, मतलब कंटेनर को लोड किया जाएगा और उसको आगे पहुंचा दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही प्यारी वाली चीज कर दी, क्या, ध्यान देखिएगा। सब बोले प्रोसीजर जो है 11 से लेके 10 हो गया है दिल्ली में और 12 से लेके 10 हो गया है मुंबई में, जो प्रोसीजर आपका रहेगा वो, ठीक है। टाइम जो है 30 दिन से 16 दिन का और 29 से 17 दिन का इनटू मुंबई। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर बनवाना होगा या फिर टैक्स का नंबर आपको बनवाना है या फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपको बनवाना है, ये सबको मर्ज कर दिया गया है इनटू द स्पाइस फॉर्म। सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, स्पाइस। सर आप कहेंगे स्पाइस मतलब कौन सा तीखा वाला फॉर्म है, तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा ऑफ incorporating a company electronically।
ठीक है। एस मतलब सिंप्लीफाइड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, स्पाइस फुल फॉर्म क्या है आपका? अगर मैं स्पाइस की बात करूं तो क्या कहा मैंने कहा एस मतलब सिंप्लीफाइड, पी मतलब प्रोफार्मा, आई मतलब फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, सी मतलब कंपनी। अगर बोले आपको एक कंपनी जो है वो बनानी है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें अगर मैं फॉर्म के नंबर की बात करूं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो रहेगा वो आपका कौन सा होगा, INC 32 नंबर का फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। गॉट इट? लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक ही फॉर्म जो है वो भरा जाता था, INC 32। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पैन नंबर चाहिए तो अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अगर आपको डिन नंबर चाहिए तो अलग फॉर्म आपको भरना पड़ता। लेकिन अब क्या कह दिया गया, भाई साहब एक काम करो, यही एक फॉर्म को भरने का और इसी से पूरा का पूरा काम। सर ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं, और ध्यान दीजिएगा, अगर बोले आपको अपने ऑफिस को रजिस्टर करना है तो आपको INC 22 अलग से भरना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको आपकी कंपनी में किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए DIR 12 जो है वो अलग से फिल करना पड़ता था, INC 22 के अलावा आपको डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, कंपनी में ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर्स वगैरह को तो अपॉइंट किया ही जाएगा, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए DIR 12 जो है वो भी फिल करना पड़ता। अब क्या कह दिया गया, आपको खाली एक ही फॉर्म यहाँ पे भरना है इन सब की जगह पे, दैट विल बी INC 32। गॉट इट? और वो भी अब कौन सा हो चुका है, स्पाइस। इसमें आगे प्लस और ऐड कर दो, अगर मैं और अपडेटेड वाले की बात करूं तो उसमें स्पाइस प्लस हो चुका है, सिर्फ स्पाइस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉडल में थोड़ी बातें जो है वो पुरानी दी गई। नाउ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड द एस्टेब्लिशमेंट इन द मुंबई। सो बोले अगर मुंबई में बात की जाए तो क्या करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप गुमास्ता बनवाते हैं। गुमास्ता मतलब कोई भी दुकान अगर आप डाल रहे होंगे ना, तो कौन सी चीज़ की आप दुकान डालते हैं उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाना पड़ता है। लेकिन मुंबई में अब क्या कहा गया कि आपको गुमास्ता लेने के लिए इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। पहले कैसा था, सर गुमास्ता कब मिलेगा, जब वहां से कोई बंदा आके चेक करके जाएगा क्या की दुकान है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तब मिलेगा। अब वो प्रोसेस कम हो गया, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, डन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो D2F जो है वो इंप्रूव हो गया है 75.40 से कितना 80.96 तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एक्सेस टू द क्रेडिट लोन अवेलेबिलिटी की बात अगर की जाए तो सब पुराना कोई जमाना हुआ करता था जिस टाइम पे लोन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब, बहुत ज़्यादा टफ जॉब। मतलब बाकायदा ऐसा हुआ करता था, सब कुछ कर लिया है, पूरा अप्लाई कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, और एकदम एंड पे जाके गवर्नमेंट बोलती है, फिर बैंक बोलता है आपको लोन नहीं मिल सकता बोले। ठीक है, पहले की बात अगर मैं करूं तो बोले आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पिछले 5 साल का बोले इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो आपके पास में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए जो कम से कम 5 साल का रहे, पहली बात, और दूसरी बात उसमें कम से कम 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में 10 लाख का टर्नओवर मतलब 10 लाख रुपए आपने या तो बैंक में डाले हैं या बैंक से निकाले हैं 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर, ऐसा बोले मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वही चीज को क्या कर दिया, इजी कर दी। सर आज की डेट में अगर मैं क्रेडिट एक्सेस की बात करूं तो जो रैंक है वो 29 से 22 पे आ गया है, मतलब टुवर्ड्स नंबर 1। ठीक है, DTF जो है वो 75 से 80 पे चला गया है। फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल राइट इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 8 to 9 and secured creditors will now be repaid first during the business liquidation, hence given priority over the other claim। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये ध्यान दीजिएगा सर, एक ऐसा बंदा जिसने कि हमारी कंपनी को पैसा उधार दिया था और बदले में हमारी कंपनी के जो एसेट्स थे वो उसके नाम पे हमने सिक्योर किए थे। मतलब क्या होता है कि अगर गलती से कंपनी कभी पैसा पे नहीं कर पाई तो कंपनी के एसेट्स को बेच के सबसे पहले इस सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पैसा होगा ना उसको चुकाया जाएगा, उसे कहा जाता है क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर होना। ठीक है, तो उसको यहां पे क्या की गई, प्रायोरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। राइट, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज में हमारे यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, लोगों के घरों में, लोगों के कमर्शियल बिजनेस वगैरह जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, उसकी बात अगर की जाए तो प्रोसीजर 5 से 3 दिन का हो गया है दिल्ली में और मुंबई में 5 से 4 दिन का हो गया।
DTF की बात अगर आप करोगे तो 85.21 से इंक्रीज होके 89.15 तक आ गई। ये आपको पूरा रटना पड़ेगा, माफ कीजिएगा लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, नाउ इंप्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कैरी आउट द कंप्रीहेंसिव एंड द कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। मतलब कुछ चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो रेगुलर वाली चीज़ थी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन उसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। सपोर्टेड बाय द ब्यूरोक्रेसी विच हैज़ चेंज इट्स माइंडसेट फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन to understand the challenges of the industry, government process re-engineering to provide the simplified and streamlined process to create more conducive business environment in the country. As a result of the continued efforts, India's rank has improved as follows. अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर स्पेसिफिकली एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर की जाए तो ओवरऑल रैंक जो है वो कभी 142 हुआ करती थी, जो कि आज 77 पे आ चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद DTF की बात अगर आप करोगे तो कभी 53.97 हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर 67.23 हो चुका है। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। फिर उसके बाद में द 8 इंडिकेटर्स इन विच इंडिया हैज इंप्रूव इट्स रैंक ओवर लास्ट 4 ईयर्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो आपने बात किया था, जो 6 पॉइंट्स के बारे में बात किया था, वो आपने 2 साल के बीच में बात की थी, 17 और 18। ये किसके बीच में बात कर रहे हो? 14 और 18, ठीक है। इसमें कुल मिला के 8 पॉइंट आपके यहां पे हैं, जिसमें एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि वहां दिए हुए नहीं थे, लेकिन यहां पे आपको दिए हुए हैं। एक बार देख लीजिए, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये 2 ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ही खतरनाक वाले चेंज हुए हैं। 113 पॉइंट आ गए हैं हम लोग, 184 से सीधा 52, 137 से सीधा 24। बिग अचीवमेंट, वेरी ग्रेट अचीवमेंट, राइट, ठीक है सर। अब इसके हिसाब से अगर मैं आगे बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड फॉर द स्टेट्स। ये ध्यान से सुनिएगा सर, जब आप हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किसने बनाया था? वर्ल्ड बैंक ने बनाया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ आपकी कंट्री की बात तो नहीं करेगा, वो किसकी बात करेगा? सब वो सारी कंट्रीज की बात करेगा। तो अगर मैं ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स की बात करूं तो किसने बनाया? वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन एक सेकेंड, हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो 29 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सर हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उसमें कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके का है, या फिर उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको अगर एनालाइज करना है तो DPIIT शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इसका लॉन्ग टर्म भी याद रखिएगा। नाम क्या दिया गया? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की बात कर रहा है, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसने भी यहां पे क्या किया? इंडेक्स बनाया है, किसके लिए? फॉर द स्टेट्स। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। इंडेक्स बनाने के लिए इनकी जो मदद है वो भी ली गई, ठीक है। हैज टेकन सेवरल रिफॉर्म मेजर्स विद एन एम टू इंप्रूव द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। द डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन इन दिस रिगार्ड आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट। ये जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो पर्टिकुलर चीज की मतलब उसी क्या बोलेंगे उस चीज़ को, उसी कदम पे चल के हमारी कंट्री में भी उस चीज़ को क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया और इंप्रूवमेंट यहाँ पे लाया गया। ध्यान से देखिएगा, सब बोले वर्ल्ड बैंक ने जो 2019 में अपनी रिपोर्ट बनाई थी DBR की, ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 77 पे है अमंग द 190 कंट्रीज। ये अपन ने पहली बात कर लिया था। और 23 रैंक हमारी कंट्री ने क्या किए? जंप किए, ठीक है साहब। नाउ द DBR इज एन असेसमेंट ऑफ 190 इकोनॉमीज एंड कवर 10 इंडिकेटर्स। पढ़ तो लिया यार, ये चीज़ वापस से क्यों बता रहे हो? सेम पॉइंट तो है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये इंडिकेटर्स की बात करूं, इंडिकेटर वाइज रैंक की बात अगर मैं करूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड में अगर इंडिकेटर वाइज रैंक की बात की जाए तो स्टार्टिंग अ बिजनेस के केस में कंट्री 137वें नंबर पर, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स के केस में 52 नंबर पे, इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारी कंट्री जो है वो 24th रैंक पे है। वेरी नाइस, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी, उसकी बात अगर की जाए तो 166, काफ़ी पीछे हम।
फिर गेटिंग द क्रेडिट की बात अगर की जाए तो 22 नंबर पे। प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की बात अगर की जाए, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा, कम पैसा लगाया लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनकी बात अगर की जाए तो 7वें नंबर पे है। बहुत ही अच्छी बात, 7वें रैंक हमारा है, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सेस के लिए काफ़ी पीछे हैं साहब। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के लिए 80 नंबर पे हैं। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अगर की जाए तो 163 नंबर पे हैं। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी की बात की जाए तो 108 नंबर पे, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए एवरेज निकाल के तो 77 नंबर पे हम लोग स्टैंड करते हैं 190 में से, यानी कि 190 में से हमारा जो रैंक है वो कौन सा है, 77th। गुड थिंग, राइट। चलिए ठीक है साहब। फिर उसके बाद अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे बात करूँ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें हमको जो रैंक मिला है वो कौन सा है, 137th वाला है। अब इसमें जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या कि सर स्पाइस वाला जो फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। स्पाइस के अलावा एक फॉर्म और आपका यहाँ पे दिया हो जिसका नाम क्या है, अजाइल। अजाइल जिसमें अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन करना है, एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा आपका एक ही फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा सर, 50 डिपार्टमेंट में आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे फॉर्म जो है फिल करके फाइल कर दो, आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात सर, कंपनी लॉ जो आपका है उसमें ना अमेंडमेंट लाया गया था 2015 में। उस अमेंडमेंट के पहले कैसा था कि अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी, तो आपकी कंपनी से कहा गया था कि आपका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है ना वो 5 लाख का होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी की बात अगर की जाए तो इसको कहा गया था कि आपका पेड अप कैपिटल जो है वो कितने का होना चाहिए, 1 लाख का होना चाहिए। लेकिन जब से ये आपका 2015 का अमेंडमेंट आया तो जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कट करके कह दिया गया है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर आपके पास में 5 लाख रुपए नहीं थे तो आप पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते थे। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए नहीं थे तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते थे। लेकिन अब क्या कहता है सर, नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी आप बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट आपको कम ज्यादा करके बताई जा सकती है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कोई भी बंदा अगर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनाने के बारे में सोचे तो वो सोच सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। आसानी हो गई, बिल्कुल सर। दूसरी बात, फॉर्म कौन सा यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, स्पाइस। लेकिन अभी अगर मैं और रिसेंट की बात करूं तो फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए, स्पाइस प्लस। नाम क्या होना चाहिए, स्पाइस प्लस। सर एस मतलब सिंप्लीफाइड, पी मतलब प्रोफॉर्मा, फॉर आई मतलब इनकॉर्पोरेटिंग, सी मतलब कंपनी और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अगर ये होता है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको, सबसे पहली बात, आपको कंपनी का नाम रिजर्व करने के लिए अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको जो अलग से फॉर्म भरना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। अगली बात, डिन नंबर, पैन नंबर और टेन नंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें और जो यहां लिखी हुई नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं कि अगर आपको अपना कंपनी का ऑफिस रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था INC 22, आपको वो भी नहीं भरना पड़ेगा अगर आप स्पाइस प्लस ये फॉर्म को यूज करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, अगर KMP की मैनेजर पर्सनल अगर उसको अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए अलग से फॉर्म जो है वो देना पड़ता है, दैट इज DIR 12। अभी आपको वो भी नहीं भरना पड़ेगा। मतलब ये है कि कहां आपके अलग अलग काम के लिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं। सब बोले अगर नाम चाहिए तो उसके लिए फॉर्म का नाम है रन। कंपनी के लिए अगर नाम आपको चाहिए तो फॉर्म का नाम क्या है, रन, ठीक है। उसके अलावा कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना था तो उसके लिए फॉर्म था INC 32। उसके लिए अगर आपको डिन नंबर चाहिए तो उसके लिए फॉर्म जो था वो था DIR 3। अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है उसके लिए फॉर्म था DIR 12। अगर आपको आपके ऑफिस को रजिस्टर करना है तो उसके लिए फॉर्म था INC 22। उसके अलावा अगर आपको पैन नंबर चाहिए तो उसके लिए अलग से फॉर्म था। उसके अलावा अगर आपको 10 चाहिए तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म था। सर अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता, फाइल करना पड़ता। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 बार प्रोसेस आपको करना पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड, 7 बार। लेकिन अब क्या बोला गया कि ये सारे के सारे काम के लिए आपको एक ही फॉर्म यहां देना पड़ेगा, दैट इज INC 32, और नाम क्या दिया गया इसका, स्पाइस प्लस।
नाम क्या दिया गया है, स्पाइस प्लस। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्म आपने एक ही फाइल कर दिया तो आपको आपके सारी चीज़ों का सवाल का जवाब जो है ये यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सारे नंबर्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, या काम आपका जो रहेगा वो हो जाएगा। गॉट इट। फिर उसके बाद देखिए नीचे में, जस्ट इसके नीचे में आपको क्या दिया हुआ है, अजाइल, एक और फॉर्म, एडिशनल फॉर्म। ठीक है, अजाइल दैट इज द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज व्हाट, जीएसटी। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और तीसरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन। तीन काम अगर आपको करने हैं, कौन से सर? बोले एक तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, दूसरा आप ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो प्रोविडेंट फंड का, और तीसरा अगर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। हालांकि इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अभी के हिसाब से और एडवांस वाला फॉर्म आपका आ चुका है जिसको नाम दिया जाता है AJILEPRO, अजाइल प्रो कहा जाता है उसको। ठीक है, अब ये अजाइल का मतलब जो है वो तो हमने यहां पे देख लिया, लेकिन अगर मैं PRO की बात करूं तो PR स्टैंड्स फॉर द प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अगर बोले आपको प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा तो बोले आप ये फॉर्म भर दो, हो जाएगा काम। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर मैं O की बात करूं तो दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा तो आपको ये अजाइल प्रो वाला जो फॉर्म है सिर्फ ये आपको फिल करना है, और तीन काम कौन से, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस स्कीम, और दो और काम कौन से, रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोफेशनल टैक्स और ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। सर अगर आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी के नाम से अलग से आपको क्या करना पड़ता है, बैंक अकाउंट जो है वो आपको ओपन करना पड़ता है। उसके लिए क्यों मैं अलग से बैंक के पास में जाऊं, क्यों मैं नाटक करूं, राइट? सीधा सीधा फॉर्म भर दिया, उसी में गवर्नमेंट अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेगी, बैंक एम्प्लॉय को आपके पास में भेज देगी, अकाउंट ओपन करवा लो। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आज के टाइम पे अगर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो एक तो आपको स्पाइस वाला फॉर्म लगेगा और दूसरा आपको अजाइल वाला जो फॉर्म है वो लगेगा, और मैक्सिमम काम आपके यहाँ पे हो जाएगा। स्पाइस वाले की बात अगर आप करोगे तो 7 काम, अजाइल वाले की बात करोगे तो 5 काम, कुल मिला के 12 काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म जो हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और हाँ एक बात और, ये 12 काम करने के लिए अगर मैं टोटल फीस की बात करूं वो शायद आपको 14,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। सर अब कितने करने पड़ते हैं? 8,000। 8,000 रुपये में काम हो जाएगा। कितने रुपए बच गए सर? आपके 6,000 रुपये बच गए, यानी कि कॉस्ट का सेविंग हो गया। ये सो नो, सबसे पहली बात कॉस्ट का सेविंग हो गया, और दूसरी बात टाइम बचा वो अलग। एक ही फॉर्म में आपका काम यहाँ पे हो जा रहा है तो टाइम क्या हो गया, बच गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, राइट? ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे यहाँ पे, ये डी वाला जो पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट की बात अगर की जाए तो मैं बात ऑलरेडी यहाँ कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा? रन। सर पुराने ज़माने में अगर आपको नाम अवेलेबल करवाना होता था, आप ये सोच रहे हो कि आपकी कंपनी का नाम जो है वो क्या रहे, रिलायंस, ले सकते क्या? नहीं साहब, मुकेश अंबानी ना बहुत डांटेगा, वो बोलेगा अरे भाई साहब पागल हो गए हो क्या, मेरी कंपनी का नाम रिलायंस है, ऐसे कैसे तुम ये नाम ले सकते हो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सर गवर्नमेंट के पास, अब ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट की बात अगर मैं करूं तो कंपनी बनाने के लिए गवर्नमेंट का नाम क्या है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, हमें बाकायदा ये गवर्नमेंट के पास में फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ता है। MCA ने इस बात की अथॉरिटी दी गई है ROC को, दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, और क्या कहा है कि हम इनके पास में फॉर्म को फाइल करेंगे और अगर नाम अवेलेबल होगा तो ये हमको नाम प्रोवाइड कर देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब पॉइंट ऐसा भाई साहब कि पहले हम इनके पास में फॉर्म फाइल करा करते थे जिसका नाम था INC1। कौन करता था? हम लोग, यानी कि जो भी आपकी प्रोस्पेक्टिव या प्रपोज्ड कंपनी है वो करती थी कि हमको सो एंड सो नाम चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आपके डिपार्टमेंट को ये लगा कि अरे ये नाम तो ऑलरेडी कोई कंपनी ले चुकी है, तो ऐसे केस में ये ROC हमको वापस बोलता कि देखो साहब आप ना गलत नाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, आप दूसरे नाम के लिए अप्लाई करो तो आपको नाम मिल जाएगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस। फिर आपको दोबारा फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्म भरने के लिए 1,000 रुपये,
फिर रिजेक्शन आ गया, दोबारा सबमिशन करना है, दोबारा भी अगर सही नहीं हुआ तो दोबारा से आपको वही वाला फॉर्म नए नाम के साथ में भरना पड़ेगा, 1000 रुपये फिर देने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट है सर। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सर सीधा सीधा एक सर्विस लॉन्च करी गई विच इज कॉल्ड एज व्हाट, वेब बेस्ड सर्विस। कौन सी सर्विस, वेब बेस्ड। सर ये वेब बेस्ड सर्विस क्या होती है, ध्यान से सुनिए। कभी आपने जीमेल का अकाउंट बनाया क्या, गूगल अकाउंट बनाया, बोले हाँ सर। फेसबुक का तो बनाया होगा, बोले हाँ सर। क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, facebook.com टाइप करने का, या फेसबुक का ऐप जो है उसको डाउनलोड करने का, वहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आता है। साइनअप में आपको अपना पहला नाम बताना होता है, आपको अपना आखिरी नाम बताना होता है, और आपको बताना होता है कि आपको यूजर नेम क्या चाहिए या आपको ईमेल आईडी क्या चाहिए। अभी ध्यान से सुनिएगा कि जब आप वहां पे ईमेल आईडी डालने की बात करते हैं तो आपको वहां बताया जाता है कि प्लीज ऐसी कोई भी आईडी मत डालना जो किसी और के पास में। अब जरा बताइए मेरे को कि जीमेल जो है वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। वर्ल्ड लेवल की बात अगर आप करोगे तो तकरीबन ये लगा लीजिए कि 700 करोड़ की जनता है पूरी दुनिया में। कितने की जनता है, 700 करोड़ की जनता है पूरी दुनिया में, और उसमें से 200 से 300 करोड़ लोगों ने क्या बनाए हुए हैं, अपने अकाउंट बनाए हुए जीमेल पर। गॉट इट। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर इतने अकाउंट बने हुए हैं तो उसमें से जो नाम मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं वो किसी को रिजेंबल नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। अब जैसे मान लीजिए मेरे नाम अगर मैं कहूं तो मैंने कहा भाई साहब मेरा नाम जो है ना वो है प्रवीण चौधरी, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ना जीमेल अकाउंट बनाया जाए praveen.chaudhary@gmail.com। बन पाएगा क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं डालने जाऊंगा वैसे क्या कहेगा, सॉरी दिस नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद समवन एल्स, यू कैन चूज समथिंग एल्स। उसमें सजेशन भी आता है, उसमें बाकायदा सजेशन भी आता है जिसमें लिखा होता है कि आप प्रवीण चौधरी 007@gmail.com ऐसा लेके चल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सामने में CS प्रवीण चौधरी @gmail.com ऐसा भी लेके चल सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे ऑप्शंस वहां सेम यही वाली चीज जो है वो आपके रन फॉर्म के साथ भी कर दी गई। क्या कहा गया सर, बोले कंपनी के लिए नाम अप्लाई करना है, पहले आप ROC के पास भेजो, फिर 7 दिन का वेट करो, 7 दिन के बाद ROC आपको बताता है कि सॉरी ये नाम आपको नहीं मिल सकता, कोई दूसरा नाम चूज करो, ठीक है। तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। क्या किया गया सर, आपको वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड की गई। इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सर, आपको जाना पड़ेगा सीधा mca.gov.in पे। कहां जाएंगे, mca.gov.in पे जाएंगे और वहां जाके आप क्लिक करेंगे ऑन माय सर्विसेज, वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और या फिर देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, माय वर्क प्लेस, राइट। वहां पे आपको दिखाई दीजिएगा रन नाम का सर्विस, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रन वाले पे तो वहां पे पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे ही आपने डिजायर्ड नेम उसके अंदर डाला और अगर वो नाम किसी और का लिया हुआ होगा, कि कोई और कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी उस नाम पे रजिस्टर्ड होगी तो वो आपको नाम मिलने वाला नहीं है। सजेशन वहीं पे आ जाएंगे कि भाई साहब कोई और नाम बताओ आप, वहीं के वहीं उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। गॉट इट। नाउ दिस हैज आल्सो रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट टू यूज द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर पहले आप बात करते हैं किस चीज के बारे में, INC 1 के बारे में, कहाँ लिखा मैंने, INC 1 लिखा तो था यहाँ पे, खैर नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं। पहले अगर मेरे को फॉर्म फाइल करना पड़ता था INC 1, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता था, मुझे मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को साइन करना पड़ता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर कैसा होता है, कैसा दिखता है, आपको मैं एग्जीक्यूटिव में दिखाऊंगा। एग्जीक्यूटिव में जब हम लॉ की बात करेंगे तब उसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो वो आपको अटैच नहीं करना पड़ेगा, सीधा वेब बेस्ड फॉर्म पे गए, वहां जाके इन्फॉर्मेशन को फिल किया, फटाफट आपका काम जो है वो हो जाएगा। गॉट इट, डन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी बात सर, बोले अगर आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जिससे कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर वो बोले 15 लाख रुपए से कम का रहता है तो आपको इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, मतलब ये वाला फॉर्म फाइल करने के लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 सिंगल रुपया आपको पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है साहब। फिर उसके बाद में द रिक्वायरमेंट टू इशू अ फिजिकल पैन कार्ड हैज बीन एलिमिनेटेड, जरूरत ही नहीं है साहब। ध्यान से सुनो, आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि आपका सिर्फ पैन नंबर अगर आपको याद है ना, आपको पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं।
जैसे आधार कार्ड की बात अगर मैं करूं, आई डोंट नो लोग क्यों आधार कार्ड देखते हैं, उनको नंबर बता दो, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है, आप अपने सिस्टम में डालिए, आपको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी साहब। सेम ऐसे ही पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, पैन कार्ड का नंबर डाल दो, जैसे नंबर डालोगे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। गॉट इट? तो आज वही काम कर दिया गया कि फिजिकल पैन कार्ड जो है उसका फंडा ही खत्म कर दिया। इलेक्ट्रॉनिकली आपके मेल के ऊपर क्या आ जाएगा, पैन नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा। एडिशनली द पैन एंड टेन आर मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज कंसिडर्ड एज द सफिशिएंट प्रूफ फॉर द पैन एंड द टेन। कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टेन नंबर जो है वो कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, जो कि आरओसी आपको प्रोवाइड करेगा, उसी पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में दूसरी बात, ऑनलाइन एंड द कॉमन रजिस्ट्रेशन, ये तो बात कर चुके सर अपन। अगर बात करें तो कंपनी के केस में अजाइल फॉर्म जो है, अजाइल प्रो, ये फॉर्म भरा जाता है, तो उसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, ये अगर नहीं भी पड़ा तो भी चलेगा। अदरवाइज हमारे पास में ये ऑप्शन अभी भी है कि श्रम सुविधा पोर्टल में जाके हम इसका और इसका, ईपीएफओ इज व्हाट, फॉर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, राइट, और दूसरा क्या था आपका, ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अपन यहाँ पे करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में, ये अपन पहली बात कर चुके हैं, मुंबई में अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रियल टाइम, मतलब अभी आप गए अभी के अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो, विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी इंस्पेक्शन, ये बात अपन पहले भी कर चुके। फिर एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल देना जरूरी नहीं है, जो मैंने आपको स्पाइस फॉर्म बताया, अजाइल फॉर्म सॉरी, तो अजाइल फॉर्म में अगर कर रहे हो तो वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं भी रहा तो भी चलेगा। गॉट इट? तो ये फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी।